जय हिंद। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोगों ने 2,50,000 सब्सक्राइबर्स हिट किए और मैंने नहीं, हम लोगों ने हिट किए कि ये सब आपका ही प्यार है। आप आते हैं, वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दोनों ऑलवेज वेलकम है कि सर इसका भी आईपीओ बनाइए, इसकी भी एनालिसिस कीजिए। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आपके पास एक स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी आने वाली है। मैं भागा दौड़ी में काम नहीं करना चाहता कि आपको ऐसे झटपट झटपट स्ट्रैटेजी पकड़ा दूं। अगर कुछ लर्निंग मटेरियल दे रहा हूं तो वो लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए। आप इनसाइड बार की वीडियोस देख लो, हेकेन आशीष की वीडियो लोग आज भी देखते हैं, उनको रिवाइज करते हैं वापस से। तो इसी टाइप से एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी मैं आपको देना चाहता हूं। अब वापस से हम एक और आईपीओ आया है सरस्वती सारीज करके, राइट। B2B बिजनेस मॉडल है और क्या फाइनेंशियल्स है, क्योंकि B2B है तो मार्जिन वगैरह का इशू रहेगा ही रहेगा। उससे भी सबसे बड़ी बात है कि कितना छोटा आईपीओ है, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, और जो अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस करे वहां तक कैसा चला परफॉर्मेंस वगैरह, वो सब भी हम लोग मेजर करने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. क्योंकि मार्केट बुल मोड में ही है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहेगा, वोलेटिलिटी, राइट, जो जापान वगैरह की वजह से आई थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आईपीओ नहीं ला रहे, लोग आईपीओ ला भी रहे हैं और इन्वेस्टर्स मन खोल के लगा भी रहे हैं। जो अच्छे आईपीओ हैं उनको प्यार मिलेगा, जो यार बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं उनको प्यार उतना नहीं मिलेगा। अब देखते हैं सरस्वती सारीज का आईपीओ कैसा है, क्या बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, फाइनली पता चलेगा कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ये मैं क्यों बताता हूं, जितना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन उतने अच्छे खासे लिस्टिंग गेन होंगे, ये इसका मतलब है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये था वो मौका जब हम लोगों ने 250 हिट करे और हम लोग वैष्णो देवी भी गए। मैं वैष्णो देवी गया, माता रानी के दर्शन करे, सबके लिए प्रार्थना करी। काफी सारे आईपीओ बैक टू बैक आ रहे थे, जैसे यूनिकॉमर्स हो गया, फिर उसके बाद ये फर्स्ट क्राई हो गया, ओला हो गया, और फिर उसके बाद एकम्स देख सकते हो, सीगल देख सकते हो। अगर हम मेन बोर्ड के यहाँ पर एक टेबल की बात करें तो हम लोगों ने एकम्स के डाले थे, ये डॉट टू डॉट बैठा, फिर उसके बाद सीगल, ओला भी लिस्ट नहीं हुआ, ब्रेन बीज, यूनिकॉमर्स वगैरह। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, एक जैसा मैंने अभी फर्स्ट ट्राई के में डाला था कि भाई ये 35 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, और ये यहाँ पर सिर्फ 12 टाइम्स के हिसाब से ही ओवर सब्सक्राइब हुआ। मतलब एनालिसिस उस हिसाब से नहीं बैठे। यूनिकॉमर्स में मैंने कहा था कि भाई 80 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, और यूनिट कॉमर्स यहाँ पर 168 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, हमारे एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे। फिर फाइनली अब आते हैं इस पे सीगल पे। तो सीगल पे मैंने यहाँ पे डाला भी था ट्विटर टेलीग्राम पे, जैसे लास्ट डे पर वोलेटिलिटी बढ़ी थी, तो लास्ट डे था, जैसे ही वोलेटिलिटी अप डाउन हुई, अब वीडियो बनाने में तो क्या पूरा टाइम लगेगा, वीडियो बनाओगे फिर एडिटिंग के लिए जाएगी, यहाँ जाएगी, तो मैंने क्विकली यहाँ पर भी अपडेट करा था। Earlier was expecting 22% gains, but this market tumbling down, now expecting 5 से 10% gains के आसपास ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और उस दिन एक एसएमई आईपीओ भी जा रहा था, जिसको मैंने धारीवाल कॉर्प को मैंने बोला भाई 40 से 50% गेन्स के आसपास धारीवाल में मिल सकते हैं। रिजल्ट क्या निकल कर आया, ये देखिए। सेगल डॉट टू डॉट 5%, 4.85% के आसपास लिस्ट हुआ, धारीवाल 41, सेम दोनों डॉट टू डॉट एनालिसिस यहां पर बैठे। तो जो लोग अगर हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, मैं लास्ट डे पर हर बार वर्डिक्ट डालता हूं कि भाई क्या ऊपर हो रहा है, क्या नीचे हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसे, वो सब मैं यहां पर डाल देता हूं। चलो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब बारी आती है सरस्वती सारी डिपो की, देखते हैं कि क्या इनके पास बिजनेस मॉडल है। Incorporated in 1996, सारस्वती सारी डिपो लिमिटेड इज engaged in मैन्युफैक्चरिंग, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड होलसेल वुमेन्स अपीयल, मतलब खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको होलसेल में बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। The company's primary business is the wholesale B2B segment of sarees, मतलब खुद बनाते हैं, और ये नहीं कि दुकान वगैरह लग रही है आ जाओ भैया 100 रुपए की साड़ी है, वो वाला काम नहीं है। B2B है, यानी कि ये बड़े लोगों को ही बेचते हैं, बिजनेस वालों को हो गया, कंपनीज वालों को हो गया, या जो होलसेल वाले हो गए, उनको ही बनाकर देते हैं। It is also engaged in the wholesale business of other women's apparel such as kurti, dress material, blouse pieces, lehengas, bottoms etc. तो इन्होंने कहा कि भाई हम लोग जब कपड़े का काम ही कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसी वर्टिकल में, उसी लेवल में थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं।
द कंपनी रेगुलरली सोर्सेज साड़ीज एंड अदर वुमेन अपीयर फ्रॉम मोर देन 900 वीवर सप्लायर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया. Currently our catalog lists more than 3 lakh different SKUs. The companies majorly sell products in southern and western regions like महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह में ज़्यादा है इनका. ठीक है सर, मोर देन 13,000 यूनिक कस्टमर्स इन फिजिकल. अब देखो, अब आप कहोगे यार ये 13,000 तो बहुत जरा सा है, राइट, बट आप देखो इनका बिजनेस मॉडल है B2B, तो 13,000 B2B वालों को बेचा है. और B2B ये पहला बी हो गया किसके लिए? सरस्वती वालों के लिए. और उन जैसे 13 वालों को बेचा, ये जो दूसरा बी है B2B, बिजनेस टू बिजनेस वालों के लिए. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. ये वाली लाइन भी हो गई थी. द कंपनी स्टोर्स ऑफर सारी प्रोडक्ट कैरेक्टर द ओकेजन फैब्रिक वी ओवर 90% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सारी सेल्स. मतलब इन्होंने टाइम पास के लिए मुझे लगता है कि वो वाला काम चालू कर दिया. भाई जब आप 90% इस पर हो तो एक ही प्रोडक्ट को अच्छे से स्पेशलाइज करो, एक उसको ही अच्छे से फोकस करो. ठीक है जी, अभी तक की बात करी जाए ठीक लग रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी मार्जिन वगैरह में. क्यों? B2B बिजनेस है. अब जब आप एक बात सोचो, जब मैं माल बना रहा हूं और आगे बेच रहा हूं, तो क्योंकि उसको भी आगे बेचना है, उसे भी कुछ प्रॉफिट चाहिए. इसको ऐसे समझते हैं. सरस्वती साड़ी खुद मैन्युफैक्चर करेगा, ये देगा होलसेल वाले को, यानी कि ये हो गया B2B बिजनेस. ये होलसेल वाला डीलर या रिटेलर वगैरह को बेचेगा. होलसेलर वाले मोस्टली रिटेलर्स या डीलर्स वगैरह को बेचते हैं और फिर फाइनली कस्टमर को जाएगा. तो अब इसको भी पैसा कमाना है, इसको भी पैसा कमाना है, और एज अ कस्टमर आपको हो गया यार मुझे कुछ तो डिस्काउंट दो. तो अगर कोई चीज यहां पर बिक रही है 5,000 की MRP पे, तो कस्टमर कहेगा यार मुझे मिलनी चाहिए 4,500 की. तो डीलर के पास कम से कम 8-10% का मार्जिन बचना चाहिए, तो उसकी होगी 4,000. होलसेलर वाला कहेगा मुझे चाहिए 3,500. अब इसको बनाने में भी कॉस्ट लग गई फॉर एग्जाम्पल 3,000, 3,200 रुपए. तो इस वजह से इनके पास मार्जिन ज्यादा नहीं बचेगा. ये ट्रबल वाली बात है B2B बिजनेस में. चलिए वापस आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और फिर पता लगेगा वैल्यूएशंस वगैरह. कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं. इस बीच में कोई और IPO तो नहीं आ रहा, ये एक अच्छी बात है. 12 अगस्त को IPO ओपन होगा, 14 अगस्त को क्लोज होगा, राइट. मतलब कि यही IPO है. उस ब्रैकेट में 3 दिन हो गए, फिर 15 तारीख को छुट्टी हो गई, 16 तारीख को रिफंड्स वगैरह आएंगे, फिर सैटरडे संडे, फिर उसके बाद ये 16 तारीख को रिफंड्स वगैरह आएंगे, सैटरडे संडे की फिर छुट्टी हो गई, फिर 19 तारीख को रक्षाबंधन है. यहां पर पता चलेगा किस किस को सरस्वती साड़ी वाले राखी बांधने वाले हैं या नहीं, जोक सपाट. और 20 तारीख को ये यहां पर लिस्ट होने वाला है. ठीक है, रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं है मार्केट में, ये ध्यान रखना. अब आते हैं जरा इसकी वैल्यूएशंस पे. फेस वैल्यू 10 रुपए, अच्छी बात है. 152 टू 160, मतलब कि इस पे ही अप्लाई करना है हमें. मैं एक लास्ट टाइम भी कई लोगों ने पूछा था कि अगर मेरे पास 2 डीमैट अकाउंट है, पैन नंबर है मेरा XYZ करके, एक डीमैट अकाउंट है एंजल में, एक डीमैट अकाउंट है जीरोधा में, तो क्या मैं 2 एप्लीकेशन लगा सकता हूं? आंसर इज नो. 1 पैन कार्ड 1 एप्लीकेशन, वरना मैं अपने 50 डीमैट अकाउंट ओपन करता और एप्लीकेशन लगाते ही रहता, लगाते ही रहता, लगाते ही रहता. 1 पैन कार्ड 1 एप्लीकेशन. नेक्स्ट, रजिस्ट्रार के पास पूरा राइट है दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का. रजिस्ट्रार कहेगा बहुत शाणे बन रहे हो, निकलो साइड में. नेक्स्ट पर आते हैं. तो हम प्राइस बैंड अप्लाई करेंगे 160 पर. 90 शेयर्स का इन्होंने एक बंडल बना के कंपनी ने पकड़ा दिया. अब देखिए जरा, कंपनी पैसा रेस कर रही है 160 करोड़. 160 करोड़. मेन बोर्ड IPO में क्यों आए हो? SME में आ जाते हैं यार, SME IPO लेकर आते हैं. फ्रेश इशू है जिसमें 160 में से 104, तो ये हो गया कुछ 65% के आसपास. ऑफर फॉर सेल हो गया 35%. मतलब कि ये पैसा जो है वो जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास. सेलिंग शेयर होल्डर्स उसको उनके खाते में जाएगा, पर्सनल खाते में जाएगा इशू से, और ये पैसा जो है कंपनी के पास जाएगा. कंपनी इससे यूटिलाइजेशन कर सकती है, जो भी हम लोग नीचे पड़ने वाले हैं. नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा. QIB कैटेगरी को दे रहे हैं कि भैया आपको 50% तक ही मिलेगा, रिटेल वालों को 35 और HNI को 15. तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम इस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं. बट एक एक लॉट का बंडल कितना है जरा वो बताइए हमको. एक लॉट का बंडल है 14,400 रुपए. तो 90 को इसको यार अब 92, 93 भी कर सकते थे, बट चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिटेल वाले अगर भाई साहब 13 लॉट लगाते हो तो 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन रहेगी. मेरे पास मेरे हिसाब से इनके पास स्कोप था 92, 93 में भी हो सकता है कि इनको एक प्रॉपर राउंड ऑफ फिगर बनानी हो, इसलिए इन्होंने करा है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं.
शेयर होल्डिंग अभी कितनी है? 100% प्रमोटर के पास है। महेशेष दुलानी, राजेश दुलानी, विनोद दुलानी, लग रहा है भाई भाई हैं ये सारे, एक फैमिली के होंगे दुलानी जी। तो इन्होंने कहा भाई 100% हमारे पास है, मतलब जो बाकी ओएफएस का पैसा है वो इनके पास ही जा रहा है, क्योंकि अभी तक इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुई है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटेड फाइनेंशियल्स। भैया बताओ कितने का माल बेच रहे हो? फुल ईयर एसेट्स थे 170 करोड़ के, हल्के से बड़े 10% के आसपास 188, और फिर वापस से हल्के से बड़े 10% 205। 10% के एसेट्स से ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। फिर रेवेन्यू पे आ जाते हैं, 550 करोड़ की साड़ियां बेच दी, बाप रे। और ये तो B2B वालों को बेची हैं, एंड कंज्यूमर पे तो अलग ही प्राइस जाएगा। रेवेन्यू थोड़ा सा 10% बढ़ा 603, और रेवेन्यू फ्लैट है 612। लगता है इस साल साड़ियां ज्यादा नहीं बिकी हैं। फिर आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। इस कॉलम को इस कॉलम से मर्ज करेंगे, मैनेज करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो 550 करोड़ की जब साड़ी बेची तो हाथ में बचे सिर्फ 12 करोड़। ये देखो, ये वो लाइन आ गई कि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं बचेगा, ज्यादा उम्मीद मत करो, हार्डली 2% का ही मार्जिन है। 603 करोड़ की साड़ियां बेची तो हाथ में बचे 22 करोड़ के आसपास, समवट अराउंड 3.8% के आसपास, राउंड ऑफ टू 4, और 612 करोड़ पे अब प्रॉफिट बढ़ गया। देखो सेल्स उतनी नहीं बढ़ी जितना प्रॉफिट बढ़ गया, तो 4.8 मार्जिन दिख रहे हो, 2, 4, 5 मार्जिन धीरे धीरे अब बढ़ाना इन्होंने शुरू करा है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। बोरोइंग्स 60 करोड़ की थी, रिड्यूस करा 41 करोड़, और फर्दर ऑलमोस्ट इन लाइन 643 के आसपास। मेरे हिसाब से यहां पर से थोड़ा सा लोन इनको क्लियर करना चाहिए, थोड़ा सा लोन इन्हें क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी, बाप रे 60%, बहुत मस्त है यार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 64, डेट टू इक्विटी 0.67, एक से नीचे है बट 0.5, क्योंकि छोटी कंपनी है तो मैं चाहूंगा जितना डेट कम हो उतना प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45, प्राइस टू बुक वैल्यू 15 टाइम्स, थोड़ा सा हाई है, कैरो बना देते हाई का। पैट मार्जिन 4.8, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। B2B बिजनेस के हिसाब से कम है, 5-7% के हिसाब से हो सकता था। पैसा किस लिए लगाने वाले हो? फंडिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ऑलराइट, आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। कंपनी कह रही है 160 करोड़ रुपए चाहिए, ज्यादा डिमांड नहीं है, और 160 का ही प्राइस बैंड है। वाह, सेम बट डिफरेंट। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टिंग गेन पे। नंबर 1, मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। छोटी कंपनी है, छोटा आईपीओ है, तो अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब हो गई होगा। सेक्टर समझ आता है, अच्छा है। इसी वर्टिकल में और ग्रो करेंगे और एक्सपैंड करेंगे ना धीरे धीरे, बाकी जो कैटेगरीज थी, तो अच्छी खासी रेवेन्यू साइकिल एक बारी को इनकी जनरेट होनी अच्छी खासी स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है आगे जाके खुद अपने होलसेल स्टोर्स वगैरह भी ओपन कर दे, या एक एक्सक्लूसिव स्टोर्स, ईबीओ जिसको बोलते हैं, खुद ही कंपनी ओन्ड मैनेजमेंट वगैरह वाले होते हैं, उनको भी ओपन करके कंपनी बोले कि भाई हम खुद ही मैनेज करेंगे, 1-2 स्टोर से चालू करते हैं। होगा क्या, थोड़ा बहुत लॉस होगा, बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है, राइट, बट इनको एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 160 करोड़ का आईपीओ और उस ब्रैकेट में कोई आईपीओ नहीं आ रहा, सबका पैसा अच्छा खासा फ्री हो जाएगा, जितने भी बाकी आईपीओ वगैरह थे। तो मैं यहां पर जो एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा समवट अराउंड 100 टाइम्स प्लस, 100 to 120, 150 टाइम्स भी अच्छा खासा इजीली जा सकता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज आईपीओ। अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स पे। नेगेटिव पॉइंट्स, मार्जिन था, बोरोइंग्स थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी, राइट। 15 टाइम्स प्राइस बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ी सी नेगेटिविटी लगी। मैं यहां पर जो एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा 15 to 25% लिस्टिंग गेन के हिसाब से, 15 से 25% के हिसाब से लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं मल्टीपल पैन अकाउंट से, आई शुड से, जैसा मैंने वीडियो डाला भी था कि सैगल के मुझे काफी सारे मिले, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 15-20 डीमैट अकाउंट से अप्लाई करा था। भाई के अकाउंट से, चाचा के अकाउंट से, मामा के अकाउंट से, सिस्टर के अकाउंट से, राइट, घर वालों के अकाउंट से, इसके अकाउंट से, उसके अकाउंट से, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली जो भी पकड़ में आ जाए भाई डीमैट दे, वो बिंदास अप्लाई करो, ताकि जब आपकी 10 एप्लीकेशन जाए उसमें से एक आधा लॉटरी में से आपका नाम सामने तो आ जाए, रादर देन, ध्यान से सुनना, रादर देन मैं एक HNI कैटेगरी में लगाऊं, यानी 14 लॉट्स लगाऊं, मैं 14 डिफरेंट डीमैट अकाउंट से लगाऊंगा, पैसा उतना ही लगा, बट मेरे नाम की पर्ची कितनी गई, वो 14 अलग अलग गई। ये थे सरस्वती सारी के आईपीओ के एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।